कई साल जॉब करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे बिज़नेस माइंडसेट कैसे ऑपरेट करता है और हाउ टू बिल्ड वाली जो प्रक्रिया है, वो मुझे लगता था कि मेरी अभी भी मिसिंग है। जब मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था, तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं कभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊँगा भी। मैनेजमेंट के एक्सरसाइज़ और कोर्स के बाद आई रियलाइज़ कि आई मे हैव दैट पोटेंशियल टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्विट माय कॉर्पोरेट जॉब एंड डू समथिंग। मोटी सैलरी छोड़कर छोटे स्टार्टअप में काम करना, तो ये डिसीजन कैसे हुआ? इट इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट एक स्टार्टअप बनाने की सोचता है या ये डिसीज़न लेता है, उसके लिए ये डिसीज़न लेना बहुत आसान है क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। जिस स्टेज में मैं था आफ्टर ऑलमोस्ट 19 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, उस टाइम पे ये सोचना भी एक तरह से बहुत बड़ा हौवा लगता है। जो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी एंजल इन्वेस्टर के साथ, मतलब उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताएँ? You won't believe that investor had come to meet some other startup, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इंसिडेंटली आई बम्प्ड इनटू हिम इन द कॉरिडोर। हेल्पलाइन पे कॉल आया एक ड्राइवर का कि हमें एक ऑफिशियल ने रोक लिया है और हम ये सामान दवाइयाँ लेके जा रहे हैं और वो कह रहा है कि आपका चालान होगा, पर्ची लगेगी। हमने कहा कि आपको वकील से बात करा देते हैं, आप वकील से बात कर लो तो करा देते। साहिब अगर इतना कानून हम जानते, वकील से बात करना हम समझते, तो हम खुद ही ना सॉल्व कर लेते। आप ही कुछ क्यों नहीं करते? आपका इन्वेस्टर आपको कहीं भी मिल सकता है। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी पिच को 30 सेकंड में भी सुना सकें, 3 मिनट में भी सुना सकें, 30 मिनट में भी सुनाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए एपिसोड में। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनका नाम है हिमांशु गुप्ता जी, जो कि फाउंडर हैं लॉयड के। इनका एक एप्लीकेशन भी है लॉट्स के नाम से। इनका स्टार्टअप 3 राउंड फंडिंग ले चुका है और चौथे राउंड की फंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। साथ में मेरे सीए मुकेश सिंगला जी भी हैं, जो वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं। तो हिमांशु जी, आप आईआईएम कलकत्ता से पास आउट हैं। मुझे थोड़ा सा अपने कैंपस के बारे में बताइए, जब आप स्टडी कर रहे थे। वहाँ से ही शुरू करते हैं। वैसे मैं इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फुल टाइम 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्स। उसके बाद मोर और लेस मैं कॉर्पोरेट दुनिया में घुस गया, टेक्नोलॉजी में मैं घुस गया। टेक्नोलॉजी कंपनीज में मैंने कई साल लगाए। कई साल जॉब करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो सिखा दिया कि मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज टॉट मी हाउ टू थिंक, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कॉर्पोरेट में आने के बाद क्या बनाना है, ये सब इस सब चीज़ों में लग गए। बट एक बिजनेस माइंडसेट कैसे ऑपरेट करता है और हाउ टू बिल्ड वाला जो प्रक्रिया है, वो मुझे लगता था कि मेरी अभी भी मिसिंग है। तो आईआईएम कैलकाटा, आप समझिए कि मैं अपने एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि आप जॉब के साथ साथ भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तब मैंने 1 साल का इनका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आईआईएम कैलकाटा से सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। ओके। तब मैंने एनरोल किया और वो कैंपस में भी वहाँ पे बुलाते हैं और वीकेंड क्लासेस वगैरह हो रहती हैं रिमोटली। अच्छा। और आईआईएम के प्रोफेसर ही करवाते हैं। ठीक है। तो उस 1 साल के मेरे उस एफर्ट ने मुझे ये सिखाया कि क्या बनाना है ये तो आपको सिखा दिया कॉर्पोरेट ने, बट कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, हु टू बिल्ड द सोल्यूशन फॉर, आपकी टारगेट सेगमेंट क्या होती है और उनको आपके सोल्यूशन को यूज करके क्या फायदा होगा। ये सब चीजें मुझे लगता है मुझे मैनेजमेंट में आईएम कैलकाटा के प्रोग्राम ने सिखाई। प्लस द मोमेंट मैं आईएम कैलकाटा में एक्सपोज हुआ, ऑलमोस्ट 1 साल का मेरा प्रोग्राम हुआ, उस टाइम में जो मेरा बिजनेस नेटवर्क बना, वो अभी तक मुझे हेल्प करता है। तो जब मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था, तब मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं कभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा भी। ओके। एंड इट इज 2014-15 टाइम फ्रेम। उस टाइम स्टार्टअप वर्ल्ड वर्ड भी नहीं था, मतलब नोबडी वाज, एंटरप्रेन्योर वर्ड भी एक बुकिश वर्ड था एंड नोबडी वाज यूजिंग इट एज इफेक्टिवली एज वी आर डूइंग नाउ। बट येस, आई वुड से दैट उस मैनेजमेंट के एक्सरसाइज और कोर्स के बाद आई रियलाइज कि I may have that potential to take a leap of faith, quit my corporate job and do something. कितने साल आपने जॉब की? मैं लॉयड से पहले मैं 19 साल कॉर्पोरेट लाइफ में था। और जब मैंने आईएम ज्वाइन किया था, तब ऑलमोस्ट मेरे 15-16 साल कॉर्पोरेट में लग चुके थे।
उसके बाद फिर मैंने IIM कलकत्ता से प्रोग्राम किया। ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि भी आपने इतने साल यस कॉर्पोरेट में करने के यस बाद यस और यस ये आई वाज अबाउट टू कम, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक तरह से ना खुद को चैलेंज था कि बैक टू स्कूल, दो इट वाज नॉट फुल टाइम, बट आपको कॉर्पोरेट भी मैनेज करना था, आपको वीकेंड पे पढ़ना भी था, और वही करिकुलम है, वही प्रोफेसर्स हैं, वही एग्जाम्स हैं, तो इट वाज अ गुड चैलेंज। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद वो जो मैंने एक अपने कंफर्ट जोन को उस टाइम चैलेंज किया। जब IIM का आपने कोर्स कर लिया और आई थिंक कि मतलब उसके बाद भी आपने 2-3 साल 4 साल Corporate job कॉर्पोरेट किया। जॉब में कंटिन्यू किया, जी। तो उस कॉर्पोरेट जॉब के कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी कंपनी बनाना, मोटी सैलरी छोड़कर छोटे स्टार्टअप में काम करना, छोटा स्टार्टअप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जिस दिन शुरू हुआ होगा उस दिन तो वो छोटा ही रहा होगा, बिल्कुल। तो ये डिसीजन कैसे हुआ? इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो आप समझिए कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट एक स्टार्टअप बनाने की सोचता है या ये डिसीजन लेता है, उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। बिल्कुल। जिस स्टेज में मैं था आफ्टर ऑलमोस्ट 19 years ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, स्टेडी इनकम एंड फैमिली टू सपोर्ट, एक छोटी बेटी, उस टाइम पे ये सोचना भी एक तरह से बहुत बड़ा हवा लगता है। मतलब ये लगता है कि अरे आप गलत तो नहीं सोच रहे, बट ऑफ कोर्स देयर वर कपल ऑफ सपोर्टिंग फैक्टर्स। काफ़ी चैलेंजेस माइंड में आते हैं कि सैलरी नहीं आएगी, आप कैसे सपोर्ट करेंगे, और जो आप स्टार्टअप में जाने वाले हो वो इटसेल्फ फाइनेंशियली इंटेंसिव आई मीन सिस्टम है। आपको अपनी सैलरी नहीं लेनी, आपको सैलरी देनी है, आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए सोल्यूशन बनाने हैं जो कि ओवरनाइट नहीं बनते, उनको सालों लग जाते हैं, तो तब तक आपको इन्वेस्टमेंट की भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। तो ये चैलेंजेस हर एक के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और हमारे लिए तो खैर और भी बहुत है। नॉट जस्ट दिस फाइनेंशियली, मुझे कॉर्पोरेट को पूरा अनलर्न करके दोबारा कुछ सीखना था, बिकॉज मैंने जो 19 साल कॉर्पोरेट की जर्नी में सीखा था, स्टार्टअप में वो अप्लाई नहीं होता। अच्छा। उसको आपको अनलर्न करके दोबारा कुछ स्क्रैच से सीखना है। दैट्स अ बिग चैलेंज दैट आई हैड टू अंडरगो, बट यस ऑफ कोर्स मेरा ये एक पुरानी फिल्म है, इसका एक बहुत प्यारी सी स्टेटमेंट है कि जब आप किसी को चीज़ को शिद्दत से पाने की चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है, एंड दैट हैपेंड विद मी आल्सो, एंड आई वुड नॉट शाई अवे इन टेकिंग सम नेम्स की of course family support was incredible. My wife, my family support was incredible, taking care of the financials and घर में खाना पीना चलता रहे, basic lifestyle maintain रहे। और दूसरा मेरा जो को प्रोमोटर कम, he is my friend brother आशीष, who जिसकी वजह से मैंने शायद ये leap of faith लिया, because मुझे लगा कि उसके जैसे होता है ना कि शोले में भी था कि अब तो डिसीजन ले लिया, देख लेंगे पार्टनर, तो वो इस तरह का डिसीजन था कि चल अब तूने ले लिया, अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और वेरी फ्यू पीपल नो कि मैंने एग्जैक्टली 6 महीने का अपने आप को वो दिया था टाइमलाइन कि रिजाइन करने के बाद 6 months मैं इसको चला के देखूंगा। ठीक है। अगर चला तो ठीक, वरना फिर से कुछ नौकरी ढूंढूंगा। ठीक है। So I still have that Excel sheet जिसमें मैंने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी कि 6 महीने तक नहीं आएगा, मुझे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है। बट कायनात ऐसी सपोर्ट में लगी कि माई वाइफ हु वाज अर्लियर नॉट वर्किंग फुल टाइम, उसको जॉब मिल गई, देन शी स्टार्टेड अ करियर इन जॉब। और इंडिया एक्सेलरेटर आल्सो सपोर्टेड मी इन द बिगनिंग, बिकॉज ज़ीरो रेवेन्यू पे आई वाज एबल टू कन्विंस सर्टन इन्वेस्टर्स Okay, Accelerator to get some funding in the initial period, जिससे मुझे बड़ा support मिला कि it's not just the financial support, but there are certain people, angel investors, who are supporting my idea. तो वहाँ से बहुत एक motivational support मिलता है कि आप जो कर रहे हैं वो एक meaningful है। कॉर्पोरेट जॉब के माइंडसेट से जब वो शीट बनाई थी तब उसका परसेप्शन अलग था, और जब आपके 6 महीने गुजर गए और आपको जब अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मज़ा आने लगा, क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू से कॉर्पोरेट जॉब करी है, अब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में है, वीरू टाइप का कोई साथ मिल जाए, बिल्कुल। और फिर उसके बाद IIM कलकत्ता का जो टैग लगा हुआ है, मेरा मानना यही है कि IIM
कैलकाटा का टैग अगर लगा हुआ है या आईएम के किसी भी कॉलेज का टैग लगा हुआ है तो इन्वेस्टर अपने आप थोड़ा अलग नज़र से देखने लगते हैं। टू दैट पॉइंट यस एंड नो, बट हाँ मतलब ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये मायने रखता है, बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर एंजल इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं कि पैशनेट कितना है, बट यस पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसी पे आना चाहूँगा। मैं आपको ये भी चाहूँगा कि आप जो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी एंजल इन्वेस्टर के साथ, मतलब उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि मतलब एग्जैक्टली क्या तो क्वेश्चंस थे, क्या उनका फीडबैक था और क्या पॉइंट था ऐसा कि उन्होंने ये लगा कि भी हाँ दैट्स हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर से पहले मैं पहले भी कस्टमर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया, हमारा लीगल मार्केट प्लेस मॉडल था एंड लॉयड वाज स्टार्टेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन जो लीगल एडवाइस सीख करते हैं और जो लॉयर्स हैं, उनके गैप को ब्रिज करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। लीगल मार्केट प्लेस टिपिकल मॉडल था, तो उसमें हम वी वर्क ऑन जीरो कमीशन मॉडल, तो हम लॉयर से सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते थे। तो जब हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी बनाई, सोल्यूशन बनाया, तो मेरी टीम ने आके मुझे बोला कि सर आज एक कस्टमर से हमारी मीटिंग है और होपफुली आज कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने जानने के लिए पूछा कि कौन है, किस किस प्रॉस्पेक्ट पर जा रहे हैं, तो उन्होंने नाम बताया और मुझे ये जान के एकदम हंसी भी आई और खुशी भी हुई। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि मैंने छोड़ के ये काम स्टार्ट किया है। तो मैंने बिना किसी इन्फ्लुएंस के टीम को बोला आप जाओ एंड लेट्स सी if you are able to convince him. And when they came back with the first check of about 20,000 rupees subscription charges से, and then I called him. तब मैंने उसको कॉल किया, मैं क्या संजीव, हिमांशु, कहता हाँ जी, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आप ही ने जो चेक दिया है, आपको मालूम है वो किस कंपनी का और फाउंडर कौन है? Then he was very happy कि आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, and it gave me immense positive feeling कि okay, जेन्युइनली हमारे पास जो फर्स्ट कस्टमर एनरोल हुआ है वो प्लेटफॉर्म की वैल्यू की वजह से एनरोल हुआ है, ना कि किसी इन्फ्लुएंस की वजह से। इसी तरह से हमारी एक जर्नी में इन्वेस्टर्स भी आए थे, मतलब एंजल इन्वेस्टर उस टाइम वी वर ऑलमोस्ट प्री रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू था, एंड इन्वेस्टर्स को पिच हम कर रहे थे अपना पैशन और हमारी जो जर्नी के बारे में कि हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं। यू वोंट बिलीव दैट इन्वेस्टर हैड कम टू मीट सम अदर स्टार्टअप। वो किसी और स्टार्टअप से मिलने आए थे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एंड इंसिडेंटली आई बम्प्ड इनटू हिम इन द कॉरिडोर। और जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या आपके पास आधा घंटा है बात करने का? तो मैंने उनके साथ बैठा, एंड यहाँ पे मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काम आया, बिकॉज आई वॉज एबल टू आर्टिकुलेट वेल एंड आई वॉज एबल टू शो द प्लान्स मोर स्विफ्टली। वो आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन हेल्प मी गेट माई फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर ऑन द टेबल। सो आप जब फॉर्मली कई बार पिच करते हैं तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलते, जब आप सटली या कैजुअली कई बार कहीं पे किसी से बात करते हैं तो कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाती है। तो आई वुड से दैट मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर का कन्वर्जन ऐसे हुआ था। ऑफ कोर्स उसके बाद अब देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स ऑन द कैप टेबल नाउ, सम फैमिली ऑफिसेस, some venture funds are also on the cap table, but yes, every investor conversation is as difficult as if you are raising fund for the first time. और जब तक आप उस पैशन से फंड रेज नहीं करते और इन्वेस्टर्स को अपनी जर्नी नहीं बताते, I really don't think so you can raise funds. मतलब जनरली ये परसेप्शन रहता है कि आपको फर्स्ट फंडिंग मिल गई तो आगे की स्टेज आसान हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं और आप उस फंडिंग को यूज़ करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट फंडिंग हमेशा मुश्किल होती है, बिकॉज आपको स्क्रैच से सब कुछ बनाना है। आपको उस टाइम पे इन्वेस्टर 99% फाउंडर पे बेट करता है और 1% की वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, किस पे बना रहा है। आई एम श्योर आप एंजल इन्वेस्टर से बात करते होंगे, आप भी रियलाइज करेंगे। उसके बाद जब आपके पास कुछ फ्यूल आ जाता है, देन यू हैव समथिंग टू शो, हेंस इट इज स्लाइटली ईजी। बट हर इन्वेस्टर से जो कॉन्वर्सेशन होती है वो हमेशा उतनी ही डिफिकल्ट होती है जितनी फर्स्ट टाइम, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस हिम टू राइट अ चेक टू यू। इसीलिए तो एक टर्म आती है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब ये होता है कि जिसको लिफ्ट में सुनाया जा सकता है। आप 30 सेकंड में कैसे अपने हाँ। तो मैं अपनी स्टार्टअप ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आपका इन्वेस्टर आपको कहीं भी मिल सकता है। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए
कि आप अपनी पिच को 30 सेकंड में भी सुना सकें, 3 मिनट में भी सुना सकें, 30 मिनट में भी सुनाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और एक बार अगर पहला इन्वेस्टर मिल जाता है तो आपके स्टार्टअप पर एक ट्रस्ट की सील तो लगी जाती है। तो हिमांशु जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस सारी की सारी स्टार्टअप ही है, जी। तो थोड़ा उनको एंजल इन्वेस्टिंग की तैयारी के बारे में, या मतलब कैसे फंड्स लिए जा सकते हैं अपने स्टार्टअप में, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टर क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सी देखिए, अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आपका अपने प्रोडक्ट के प्रति पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर डोमेन। ये चीज़ आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते, हाउएवर बिग और स्मॉल टीम यू मे हैव। सेकेंड थिंग, आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। कभी भी ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर इन्वेस्टर की पिच को क्रैक करें। आई स्टिल रिमेंबर मेरे लास्ट राउंड में आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अबाउट 75 पिचेस। तो यू नेवर नो कौन सी पिच कब क्रैक हो, बट आपको कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज रहना है एंड अपनी तैयारी इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोडक्ट की मार्केट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की जर्नी क्या रहेगी, और आप डाइवर्स जो आपके इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। एंड आई थिंक keep trying, that is what I believe, and I don't think so there is no startup idea that is not fundable unless founder या startup का जो main owner है वो उसको effectively communicate ना कर पाए। मेरा मानना है कि हर आइडिया जो है वो इन्वेस्टेबल बन सकता है अगर उसको ठीक तरीके से समझाया जाए, बताया जाए। जो आपका स्टार्टअप है लॉयड, मतलब वो कैसे जनरल पब्लिक की हेल्प कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, और आपकी जर्नी भी उसमें भी आपने इनिशियली कैसे उसको सोचा था और बाद में उसमें क्या क्या चेंजेज आए? लॉयड, एज आई मेंशन कि हमने जब मैं लेक्सस नेक्सस में था प्रीवियस कंपनी में, तो आई वाज वाचिंग क्लोजली कि लीगल इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है। उस टाइम हम एज अ कॉर्पोरेट में सोल्यूशन बनाते थे जो कि लॉयर्स को प्रोडक्टिव बनाता है, रिसर्च सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करते थे। हाउएवर आई रियलाइज एट दैट टाइम कि इंडिया में प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर जो है वो लॉयर से घबराता है और लॉयर के पास कंज्यूमर एक्वायर करने का, कस्टमर एक्वायर करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने लॉयड का कंसेप्चुलाइज किया था कि हम एक मार्केट प्लेस मॉडल बनाएंगे जिसमें कंज्यूमर आएगा, अपनी कंज्यूमर को हम अवेयर करेंगे उसके लीगल राइट्स के बारे में, और वो हमारे प्लेटफॉर्म से किसी भी लॉयर के साथ एक्सेस कर सकता है। ही कैन टॉक टू अ लॉयर, ही कैन बुक अ मीटिंग एंड देन गेट रेजोल्यूशन टू जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने लीगल मार्केट प्लेस मॉडल स्टार्ट किया था, बट सूनर वी रियलाइज दैट इंडिया में अफोर्डेबिलिटी लीगल में लाना बहुत ज़रूरी है। अब किसी कस्टमर को एक लीगल नोटिस बनवाना है तो वो लॉयर से हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट तो कर पाता है, लेकिन वो लीगल नोटिस कोई 5,000 में बनाता है, कोई 50,000 में बनाता है, बिकॉज इट्स एन इंटेलेक्चुअल वर्क। और इसको आप स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब आप लॉयर्स की क्वालिटी पे चेक नहीं कर सकते, आप इस जो वो फीस चार्ज कर सकते हैं उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एंड वी आर सेइंग कि भैया अभी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं की है। सो इंजीनियरिंग माइंडसेट और मैनेजमेंट माइंडसेट ने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आए इसको सॉल्व करना है, एंड आई एम हैप्पी कि हम इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। एंड वाइल वी वर स्टिल थिंकिंग कि अभी जिक्सॉ पजल पूरी सॉल्व नहीं हुई है, कोविड आ गया 2020, एंड कोविड आने से सरप्राइजिंगली हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बढ़ गया। अनफॉर्चुनेटली लीगल मैटर्स बढ़ गए एंड पीपल वर रीचिंग आउट ऑनलाइन, डिजिटली सर्चिंग कर रहे थे। कि हमने कोविड में एक हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन स्टार्ट किया जिसमें हमने जो भी कोविड इम्पैक्टेड पीपल हैं उनको कोई लीगल समस्या, लीगल समाधान चाहिए, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की। और कुछ लॉयर्स हमने पैनल में जोड़ दिए कि कोई भी समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। वी वर वेरी सरप्राइज्ड
when we started getting calls from truck drivers. वो ट्रक ड्राइवर्स जो कि एसेंशियल गुड्स इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर एक नेशनल हेल्पलाइन, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल आया एक ड्राइवर का कि हमें एक ऑफिशियल ने रोक लिया है और हम ये सामान दवाइयाँ लेके जा रहे हैं और वो कह रहा है कि आपका चलान होगा, पर्ची लगेगी एंड ऑल दैट स्टफ. तो उस टाइम तो हमारा मार्केट प्लेस मॉडल था. हमने कहा कि आपको वकील से बात करा देते हैं, आप वकील से बात कर लो. तो उसने बोला साहिब अगर इतना कानून हम जानते, वकील से बात करना हम समझते, तो हम खुद ही ना सॉल्व कर लेते, आप ही कुछ क्यों नहीं करते. तो दैट कॉल आई मीन वाज लाइक इट एक्चुअली पियर्स्ड अस. हमने उस पर सोचा कि यार ये बात तो सही कह रहा है कि वकील से अगर मैंने फ़ोन पे बात करवा दी तो उससे इसका समाधान तो नहीं हुआ. उसको तो इंस्टेंट रेजोल्यूशन चाहिए, वो वहाँ पे फंसा हुआ है, उसको उसी टाइम सोल्यूशन चाहिए. उसको 10 घंटे में एक दिन बाद सोल्यूशन मिलेगा, वो बेकार है. तो और ऐसा क्या किया जाए कि हम इस सोल्यूशन को बना सकें कि और स्टैंडर्डाइज कर सकें. वो हमारे लिए यूरेका मोमेंट थी. फिर हमने वापस ड्राइंग बोर्ड पे गए. ड्राइंग बोर्ड पे जाके हमने अपने प्रोडक्ट का एक ढांचा तैयार किया कि इंडिया में जो भी ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए. हमने कहा हम अपनी हेल्पलाइन अपने लॉयर्स बिठाएंगे जो सॉल्व करेंगे. वहाँ से हमारी ये मुहिम स्टार्ट हुई. फिर हमारा वी वर वेरी हेल्प एज आई सेड कि कायनात जुड़ जाती है. फिर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन आइथवा, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट ट्रांसपोर्टर वेलफेयर बॉडी है, उसने बोला कि जो आप बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम, ये कोविड प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पिछले 70-80 सालों से चल रही है, जनरल प्रॉब्लम है. और आप इसका सोल्यूशन लेके जो आने का सोच रहे हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना संजीवनी बूटी की तरह है. इट फर्दर आई मीन सॉलिडिफाइड आवर ओपिनियन. फिर हमने ड्राइंग बोर्ड पर जाके इसका सोल्यूशन पूरा बनाया. 6-8 महीने इसका पायलट किया, करीबन 400 के करीब केसेस सॉल्व किए. और फिर हमने बोला कि ये, तब उन्होंने इस प्रोडक्ट का नामकरण किया लॉयर ऑन द स्पॉट. बेसिकली जिस तरह से लॉयर ऑन द स्पॉट जाके एक सर्विस या सोल्यूशन देता है, हेंस दिस प्रोडक्ट नेम इज लॉट्स, जो कि उस टाइम पे लॉजिस्टिक सेक्टर की ऑन रोड लीगल चैलेंजेस को सॉल्व करता था. नंबर 1 नेशनल हेल्पलाइन, जिसमें हमारे अपने वकील इंस्टेंटली बात करके सॉल्व करते थे. और जो सभी ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड सारे जो लीगल कारण हैं, इनको ऑन द स्पॉट सॉल्व करते थे. और अगर ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया दूर दराज में, वहाँ पे FIR के लिए, बेल एप्लीकेशन के लिए वकील चाहिए, तो हमने अपना एक इंटरनल प्रोजेक्ट चलाया, भारतमाला, जिसमें इंडिया की सारे हाईवेज को मैप किया, हर 50 किलोमीटर पे लॉयर एनरोल किया. आज हमारे पास 70,000 वकीलों का नेटवर्क है, जो कि ऐसी सिचुएशन में 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच के कस्टमर के लिए हमारे साथ लग के वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो जिन प्रॉब्लम्स को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ट्रक्स 10-10 दिन तक डिटेंशन में पड़े रहते थे, वो अब कुछ घंटों में ही वापस ट्रैक पे आ जाते हैं. तो हमारा सोल्यूशन इस तरह से पिवट हुआ उस टाइम पे. एंड देन वी रियलाइज्ड कि ओके, अब हमने अपने जो मिशन को एक स्टेप फर्दर कर दिया है, सोल्यूशन को सब्सक्रिप्शन मॉडल में कर दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है, और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ हम निकल पड़े. लीगल के साथ साथ ना एक जो जनरली एक टैक्स की भी प्रॉब्लम आती है ट्रक्स या लॉरी वालों ई वे बिल रिलेटेड. हाँ जी. क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि भाई ई वे बिल नहीं बना, या उसमें कोई छोटी सी क्लैरिकल गलती होगी, या कोई बिलिंग में कोई छोटी सी गलती होगी, टैक्स के जो पर्सन्स होते हैं वो उनके ट्रक को पकड़ लेते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं. मतलब उनको मेजरली प्रॉब्लम आती है, उन्होंने एक बार पकड़ लिया तो वो वैसे नहीं निपटता मामला. तो उसमें आप कैसे देखो, सोल्यूशन का अगर आप मूल देखेंगे, वो है लॉयर ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट देखिए, अगर लॉट्स सिस्टम में नहीं होता तो ये सारे के सारे इंसिडेंट सिस्टम में जाते हैं, या इनके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है, या अरेस्ट हो जाता है, या व्हीकल डिटेन हो जाता है, और लंबे कोर्ट केस चलते हैं. हमारा सोल्यूशन है प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव. अब चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो या GST का मामला हो, उस सोल्यूशन में भी हम देखो, सेल्फ कांस्टेंट लर्निंग हमें कस्टमर देता है. जैसे जैसे हमारे पास ये वाले मैटर्स आने शुरू हुए, तो हमने इसके लिए भी पूरा का पूरा डेटा जो स्ट्रक्चर तैयार किया, हमारी टीम को एजुकेट किया. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है
मैक्सिमम सिचुएशन में क्या होता है कि उस ऑफिशियल की शायद अनअवेयरनेस की वजह से जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की आई हुई है उसको उसने नज़रअंदाज कर दिया या इग्नोर हो गया, और उसकी वजह से ऑन द स्पॉट हमारे कस्टमर को पेनल्टी पड़ रही थी। द मोमेंट हमारी टीम के पास ऐसा हमारा कस्टमर रीच आउट करता है, चाहे वो जीएसटी का मैटर हो, तो हमारी टीम इमीडिएटली हमारे एआई सिस्टम के थ्रू इमीडिएटली पुल आउट करके बता देती है कि सर ये वाले मैटर्स के केस में ये कोर्ट रूलिंग है या फिर ये लॉ की नोटिफिकेशन आई हुई है, हेंस ये एप्लीकेबल नहीं है। इफ नीडेड विद इन 2 आवर्स वहाँ पे वकील पहुंच जाता है और वो नोटिफिकेशन का प्रिंट ले जाता है। देखो इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, चाहे आप गिल्टी हैं चाहे नहीं नॉट गिल्टी हैं, आपको लीगल राइट एक्सरसाइज करने की पावर देता है। उसकी एब्सेंस होने की वजह से काफी ज्यादा लोगों को चैलेंजेस आते हैं। आपकी सर्विस ये ले कैसे सकते हैं, मतलब वो कोई भी रैंडम पर्सन कॉल कर सकता है या कोई Okay, तो सब्सक्राइब हम- जैसे आपने बताया किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ वही कर सकता है? हाँ देखिए, इसमें हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल किया, बिकॉज सब्सक्रिप्शन मॉडल का पर्पस हमारा ये रहता है कि वी वांट टू मेक इट प्रिवेंटिव। इंडिया में ना अभी भी लीगल को ना रिएक्टिव मोड में देखा जाता है। रिएक्टिव मोड का मतलब ये है कि जब लीगल समस्या आएगी तब मैं वकील के पास जाऊंगा सही बात और तब हम करेंगे। और इस दुविधा के चक्कर में ना हम हमारी अपनी पर्सनल हो चाहे कंपनी की हो, लीगल प्रॉब्लम बहुत एस्केलेट हो जाती है, और जब वो एस्केलेशन हो जाती है तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना, खर्चा भी बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। हमने कहा कि हम लीगल को, हमारी कंपनी का मिशन है, हम इसको प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव बनाना चाहते हैं। और प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव बनाने का मतलब यह है कि जब आपने, अगर मैं लॉजिस्टिक्स की बात करूं, आपने मेरा सब्सक्रिप्शन ले ली, उसके बाद आपके पास कोई भी ऐसी रोड साइड लीगल चैलेंज आता है, आपको सिर्फ मेरी नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। और हर हमारे कस्टमर के ट्रक के ऊपर, हमारे कस्टमर की कैब्स में और प्राइवेट व्हीकल्स की विंडशील्ड के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। तो उस पर वो 24/7 कॉल करते हैं। मल्टी लिंग्विस्टिक हमने बना दिया, तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर ऑफिशियल से बात करनी है तो हमारी टीम बात करती है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑन द स्पॉट वकील वहाँ पहुँच जाता है। तो इसको हमने एक होलिस्टिक सोल्यूशन बनाया, रादर देन कि अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करना, बिकॉज वो अगर ज़रूरत पड़े में इंसान हमेशा भूल जाता है। Hence, we created a subscription solution and it is very affordable. I mean, pricing at just 1,000 rupees per truck per year, और private vehicles में 2,000 rupees per vehicle per year, and of course इसमें बहुत सारे वेरिएशन हमने ऐड कर दिए हैं। तो और भी सेगमेंट तो बहुत सारे हैं, मतलब एक तरीके से लॉयर ऑन स्पॉट की बात करें तो केवल ट्रक और लॉरीज के लिए नहीं, या मतलब रोड पे ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसी हैं या सेगमेंट और हैं। तो आप किसी और सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं या पर्टिकुलर इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं? देखो, पहले तो ये प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल्स का हिसाब लगाएंगे, इंडिया में 33 करोड़ गाड़ियां हैं, मान और रहा हूँ हर बिल्कुल। साल करीब 2 करोड़ गाड़ियां, 1.5 से 2 करोड़ गाड़ियां और जुड़ रही हैं। गाड़ियों में बाइक्स भी आती हैं, कार्स भी आती हैं, कैब्स, हाँ, टैक्सीज, हाँ, ट्रक बिल्कुल। सब आती हैं। बिल्कुल और जब ये सड़क पे आएंगी तो समस्या बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। सही बात है। और आजकल ई चलन का प्रचलन काफी ज्यादा हो गया है, तो मतलब आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, 24 करोड़ चलान पेंडिंग है कोर्ट में, बिल्कुल ये न्यूज़पेपर में आया था। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, पहले तो इटसेल्फ इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मार्केट में नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि राइटफुली लॉजिस्टिक्स पे हमें लिमिट नहीं करना था, हमें इसको पूरे मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक्सटेंड करना था। ठीक है। अब जब मोबिलिटी सेक्टर में हमने एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की ना बहुत ज़रूरत है। हेमंत जी, इसको इस तरह समझिए कि खाली सिचुएशन आने पे हमने ऑफिशियल से बात करके सॉल्व कर दिया या वकील भेज के सॉल्व कर दिया इज़ नॉट स्टैंडर्डाइजेशन। वो तो हमने चलो एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी। जब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते, जैसे कि चलान एज अ सर्विस, कोई भी चलान इंडिया में किसी का भी होता है, लॉफुल अनलॉफुल, उसको कोर्ट में कंटेस्ट किया जा सकता है, उसको एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन की तरह सबको दे दिया। ठीक है। सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन सेवरल अदर इंसिडेंट्स रिलेटेड टू मोबिलिटी सेक्टर ओनली, कि हर इंसिडेंट, चाहे FIR हो, चाहे थेफ्ट का मामला हो, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो, उसमें हम किस तरह से एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन दे दें कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है हमारे कस्टमर को तो उसको ये टेंशन ना हो कि अब पता नहीं पैसा पानी की तरह बहेगा। वो स्टैंडर्डाइजेशन करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मुहिम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉट्स इटसेल्फ इज़ अ बिग एनिमल टू सॉल्व। और यस, हम और सेगमेंट में भी एंटर कर गए हैं। लॉट्स
नाम से सोल्यूशन हमारा मोबिलिटी सेक्टर के लिए है। हमने पैरेलली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक विल्स सोल्यूशन के लिए, विल्स 24 नाम से, जो कि B2B विल ड्राफ्टिंग एंड विल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम। हमारा पैटर्न वही है, टेम्पलेट वही है कि पहले ऑन कॉल टेक्नोलॉजी, ऑन कॉल एंड ऑन द स्पॉट। ठीक है, विल्स में भी टेक्नोलॉजी से विल ड्राफ्ट होगी, ऑनलाइन कंसल्टेशन होगी और हमारे नेटवर्क से वही विल पैन इंडिया कहीं पे भी रजिस्टर हो सकती है। ठीक है, इसको कोर को हमने सॉल्व करने के लिए हमने एक जनरेटिव एआई का हमारा एक सोल्यूशन अभी बीटा में लॉन्च किया है जिसका नाम है लैला। लैला स्टैंड्स फॉर लॉयर्ड एआई लीगल असिस्टेंट। क्या बात है सर, क्या बात है। सो लैला का लॉन्च करने का पर्पस यही है कि आप इमेजिन कीजिए, जब जैसे मान लीजिए आपको आपके किसी दोस्त को कोई फैमिली इशू है या डोमेस्टिक वायलेंस की किसी को प्रॉब्लम है या कोई भी और लीगल समस्या है, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा आप बताइए, व्हाट विल ही डू? वो अपने किसी लॉयर फ्रेंड को एक बार फोन करके सजेशन लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा कोई ऐसा दोस्त निकले जो वकील हो या उसका कोई दोस्त वकील हो जिससे हम बात कर सकते हैं। उस टाइम पे हम ये रियलाइज नहीं करते कि लॉ में बहुत सारे एरियाज होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर सिविल मैटर में एक्सपर्ट है तो फैमिली लॉ मैटर में भी बिल्कुल एक्सपर्ट सही कह होगा। रहे हैं। तो विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी ऑफेंडिंग एनीबॉडी, जैसे एक हड्डियों का डॉक्टर आपका हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वैसे ही सेम अप्लाइज फॉर लॉ आल्सो। समझ रहा हूँ। और दूसरा एक चैलेंज होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। आपके माइंड में इतने सवाल आएंगे कि मैंने ये घर की बात बाहर की, तो उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम जनरली क्या होता है ना, अपने लीगल राइट्स जानते नहीं है और उसको एक्सरसाइज करने से घबराते हैं। लैला एक वही प्रोडक्ट है जो कि एम करता है कि इंडिया में हर सिटीजन का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसकी जो लीगल असिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो जनरेटिव एआई से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट। वेरी सिंपल, क्लिक ऑफ अ बटन, आप क्लिक कीजिए और वो लैला कॉन्वर्सेशनली आपसे बात करेगी और आपसे बात ऐसे करेगी जैसे कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन है। बिल्कुल। और उस कॉन्वर्सेशन में आपकी प्रॉब्लम को इंडिया के लीगल के हिसाब से जो उसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो आपको देगी और आप उसके साथ सवाल जवाब कर सकते हैं जैसे कि आप किसी वकील दोस्त से कर सकते हैं। और इमेजिन कीजिए ऐसा वकील जो 24/7 आपके पास अवेलेबल है, आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा और आपको ट्रस्टवर्दी सोल्यूशन देगा और सभी एरियाज ऑफ लॉ को समझता है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, लोकल लैंग्वेज में बात करेगा और अफोर्डेबल। तो ये चैट जीपीटी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, चैट जीपीटी इज एन ओशन। उसमें हेलुसिनेशन और कितनी एक्यूरेसी पे रिजल्ट आएगा वो नोबडी नोज। ठीक है। इसीलिए हेल्थ और लीगल में जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज लगती हैं वहाँ पे चैट जीपीटी को किसी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं ऑफर किया जाता। आप अपनी रिसर्च के लिए यूज कर लें, बट देन यू हैव टू डबल चेक इट विद द बुक्स। बिल्कुल। हमने इसके पीछे एक एलएलएम से पहले एक नॉलेज सोर्स की लेयर डाली है जिसमें हमने इंडिया के सारे केस लॉस, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन एरियाज ऑफ लॉ, हमने सारे लेजिस्लेशंस, आप जानते हो कि लॉ जो है वो इंटरप्रिटेशन से ही समझा जाता है। बिल्कुल। उसके रिलेटेड जो कमेंट्रीज हैं अवेलेबल मार्केट में, ओपिनियंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हमने सारे इसको देके ट्रेन किया। पहले हम लैला सोल्यूशन को हमारी टीम ने यूज किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू लॉट्स। सही जो बात है। किसी कस्टमर की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जीएसटी रिलेटेड मैटर की हो, टैक्स रिलेटेड मैटर की हो, चाहे वो एक्सीडेंट बेल एप्लीकेशन की मैटर हो, वहाँ पे हमने इसको ट्रेन किया। फिर हम इसको धीरे धीरे सभी एरियाज ऑफ लॉ के लिए एक्सपोज कर रहे हैं सो दैट इसका आंसर नियर एक्यूरेट एंड रिलायबल हो। सी लीगल टेक में ना सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर कस्टमर को ये लगेगा कि आपका सोल्यूशन हेलुसिनेट कर रहा है, सही बात तो है। आप उस पर कभी भी रिलाई नहीं करोगे। ये मतलब लाइफ और डेथ वाला सवाल हो जाता है। यस। तो मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो एआई बनते हैं, तो अगेन वही वाली बात है कि उनको अगर उस तरीके से ट्रेन कर दिया जाए तो वो रिजल्ट ज्यादा और बेटर आने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे जो जनरेटिव एआई है, चैट जीपीटी ओपन सोर्स एलएलएम प्रोवाइड करता है। ऐसे अब बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया स्पेसिफिक एलएलएम्स बहुत कम है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है।
बट हमने जो अपना सोल्यूशन बनाया है उसमें हम अंडरलाइंग LLM यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ उससे पहले हमने लेयर जोड़ दी है ताकि कल को अगर कहीं कोई नया LLM आता है इंडिया स्पेसिफिक, हम उससे बड़ी इजीली प्लग कर सकते हैं और अच्छा। हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी नियर 100% हो जाती है. So that's where our solution is different than any other ChatGPT based wrappers that are flowing in the market. And number two, we have tried to make it real time and conversation based. Conversation based इसलिए कि बहुत लोग जो हैं बात करना पसंद करते हैं, जो बात करते हैं सवाल जवाब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये कोई प्री प्लान नहीं था. जी तो जब वो बात से बात निकलती है तब इंसान को 10 क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छा मैं ये भी बिल्कुल। पूछ लूँ, मैं ये भी पूछ लूँ, मैं ये भी पूछ लूँ. Hence we made it conversational and it is being very soon it will be formally launched. अभी हमने अपनी लॉट्स की मोबाइल ऐप के साथ ही लैला को बीटा लॉन्च किया है. वी आर टेस्टिंग द मार्केट एंड इम्प्रूविंग द रिजल्ट्स. स्टार्टअप को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है अपनी टीम बिल्ड करने में, खासकर टेक्नोलॉजी मैटर पर अगर बात कर लें तो कैसे किया आपने इसको सॉल्व? क्या आपका को फाउंडर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेट करता था? क्योंकि आई थिंक आप हैं तो इंजीनियर, लेकिन हाँ, मैं कोडिंग से थोड़ा दूर हो गया हूँ. हाँ हाँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? टीम बिल्डिंग हो गई या मतलब आजू बाजू के जो लोग हो गए, मैं खाली एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि हर उस शख्स की जिसने आपका भानुमति वाला कुनबा जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए शुरुआत डेफिनेटली एक जगह से हुई थी जब लॉयड स्टार्ट हुआ था. उसके बाद ऑफ कोर्स इसको बड़ा बनाने की मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं, 100 मीटर की रैश कर रहे हैं, तो आप अकेले भाग सकते हैं. जब आपको मैराथन दौड़नी है तब आपको साथ चाहिए. बिल्कुल। तो आपको लोगों को साथ लेके चलना है और आपको वो साथ बनाना है. यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा शायद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मुझे मेरा काम आया, बिकॉज आई कुड एनविसाज दिस मच प्रायर. और मैंने शुरू से ही अपने साथ टीम बनानी शुरू कर दी थी. और जो आप भानुमति या कुनबा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंने वो कोर टीम बनानी शुरू कर दी थी. आज की डेट में मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर टीम है, जिसमें मेरा प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी हेड है, जो कि पहले ही आसिफ इकबाल, जो कि पहले 2 बार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस रह चुका है. महेंद्र सिंह, जो कि अनदर प्रीवियस एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, वो मेरा डिलीवरी संभालते हैं. जितनी भी लॉयर ऑन द स्पॉट रिलेटेड इंडिया में कस्टमर्स की डिलीवरी होती है, चाहे वो ऑन कॉल सपोर्ट देना है, चाहे वो चलान एज अ सर्विस सॉल्व करनी है, वो सारी की सारी महेंद्र सिंह की टीम हैंडल करती है. देन आपको ग्रोथ एंड पार्टनरशिप बनानी पड़ती है. तो ग्रोथ एंड पार्टनरशिप के लिए गौतम सराफ मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टर भी हैं. और एंड दैट इज़ अ बिग टेस्टिमनी फॉर अस कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे साथ जुड़े और हमारी ग्रोथ एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं. देन हमारे साथ टेक्नोलॉजी में संदीप दिनोदिया हैं, और हमारे एक टेक पार्टनर भी हैं, जो कि ये जनरेटिव AI की टेक्नोलॉजी को हमारे साथ लेके आ रहे हैं फास्ट तरीके से. बिकॉज जनरेटिव AI की टेक्नोलॉजी को बनाना बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है. यहाँ पे उनके एक्सपर्टीज़ काम आती है. देन फाइनेंशियल मैनेज करने के लिए हमारे साथ CFO हैं. धंधा लाने के लिए, एक बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको ऑफ कोर्स यू नीड रेवेन्यू ऑन द टेबल. तो मेरे जो CRO हैं श्रमिक, जो मेरे साथ पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, वो इसको लेके आ रहे हैं. अभी हमने मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हायर किए हैं, बिकॉज जब तक आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग ढंग से नहीं करोगे, रीच आउट नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होती. तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट डिलीवरी, रेवेन्यू, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इन सभी एरियाज़ को करते करते हमने हर एक फंक्शन के हेड्स को आइडेंटिफाई किया, और वो अब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इसको जोड़ रहे हैं. सो इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट. समय लगा, बनाते रहे. ट्रस्ट भी जीतना लोगों का ज़रूरी पड़ता है. तो थैंकफुली अब एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है, जिस पे मैं वाउच कर सकता हूँ और जो मुझ पे वाउच कर सकते हैं टू टेक इट फॉरवर्ड. तो आप बाकी स्टार्टअप्स को कुछ बताना चाहेंगे टीम बिल्डिंग के बारे में? ये आपने टीम बना तो ली, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ऐसी टीम या लोग मिलते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं, कैसे बनाए जाते हैं? मतलब आपने क्या सावधानियाँ रखी या क्या चीज़ें ध्यान में रखी अपनी टीम को बिल्ड करते हुए कि आप ऐसी टीम बना पाए? जब ओपन हो जाते हैं, ओपन टू चेंज, ओपन टू एक्सेप्ट, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग राइट पीपल ज्वाइनिंग योर हैंड्स. आई मीन, अगर मैं
अपने प्रोडक्ट हेड की बात करूं तो वो मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए आया था जब पहली बार हम मुलाकात हुई थी। उसके बाद अब वो मेरे साथ मेरी कोर टीम का पार्ट है, ही इज़ द पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम। इसी तरह से इन्वेस्टर गौतम जी आए थे एंड नाउ ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ग्रोथ एंड पार्टनरशिप। हमारी जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हुई हैं, चाहे आयतवा के साथ, चाहे FADA के साथ, चाहे वो अभी इंश्योरेंस सेक्टर में हो या फिर अभी आगे हम जहाँ जाना चाहते हैं, वो सब वो डिलीवर कर रहे हैं। एंड इसी तरह से फाइनेंस एंड ऑल। तो मेरा सजेशन ये है कि मतलब यू हैव टू बी वेरी ओपन टू एक्सेप्ट पीपल इन योर टीम। इन पोजीशंस के लिए आप रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दें, वो अप्लाई करे, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको 10 जगह जाना पड़ता है, आपको खुद मार्केट में ओपन उतरना पड़ता है, तब जाके आपको राइटफुल कैंडिडेट मिलते हैं, राइटफुल पार्टनर्स मिलते हैं जो कि आपकी ही प्रॉब्लम को अपनी तरह अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने में आपके साथ जुड़ते हैं। सो येस, देयर इज़ नो फिक्स सोल्यूशन टू इट, आई वुड से, बट येस, जब आप यूनिवर्स में से मांगते हैं तो झोली में कुछ ना कुछ जरूर गिर जाता है। मेरा मानना तो इसमें ये है, क्योंकि मैंने भी टीम बनाई है, लोग टीम इसलिए नहीं बना पाते कई बार कि वो कुछ ज़्यादा प्रिंसिपल होने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल मतलब कि जी मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ, मेरी टीम अगर 18 घंटे काम नहीं करेगी तो ऐसी टीम मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा है, फ्रीडम देनी पड़ती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं तो सबसे ज़्यादा काम तो आप ही को करना है, लेकिन क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा फायदा आप ही उठाएंगे और आप ही फ्री होंगे। यू रिमाइंडेड मी, इनफैक्ट एक तो है पहले कोर टीम बनाना, जब आपने बनाई है तो आपको उनको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नर्चरिंग के लिए जो 3 चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ, पहली है एम्पावरमेंट। जब आपने किसी को अपनी कोर टीम का पार्ट बनाया है तो आपको उनको एम्पावर करना पड़ेगा, चाहे वो सही डिसीजन ले रहे हो चाहे गलत डिसीजन ले रहे हो। बिल्कुल। यू हैव टू बैक देम अप। 1-to-1 आप जितना मर्जी लड़ लें, पर जब पब्लिकली या ग्रुप में उनके डिसीजन को कोई चैलेंज करे तो आपको उनके साथ खड़ा होना है। सो वन इज एम्पावरमेंट, सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ विजन। क्लैरिटी ऑफ विजन जो है, मुझे लगता है कि जो फाउंडर से बार बार कोर टीम को जाना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ विजन का इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट कि ये मुझे करना है, वो ये है कि ये मुझे नहीं करना है। क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर्स, मैंने एक पर्सनली कई बार देखा है, जब वो शुरू करते हैं ना तो उनको हर छोटी चीज़ जो लगती है ना कि ये करने से कुछ मिल जाएगा तो वो कर लेते हैं, फिर वो अपने विजन से भटक जाते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो राइट टू से व्हाट शुड, किस चीज़ के लिए हमें मना करना है, वो क्लैरिटी एक फाउंडर को अपनी कोर टीम को देना रेगुलरली पड़ता है। तो ये क्लैरिटी ऑफ विजन। एंड थर्ड इज अडेप्टेबिलिटी। चलान एज अ सर्विस की अगर बात करो तो शायद ये सुनने में बड़ा अजीब लगे कि चलान ही तो सॉल्व करते हो, बट जब टीम ने हमें बताया कि सर ये चलान की बहुत बड़ी समस्या लॉजिस्टिक्स फेस कर रही है, हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, तो एज अ फाउंडर यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू देयर सॉल्यूशंस, टू देयर सजेशंस। तो जब आप अडेप्टेबल होते हो, अब हमारे लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर चलान एज अ सर्विस है। सो इमेजिन, अगर आप जैसे आपने राइटफुली बोला कि अगर आप बोलोगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और यही करना है, यू कैन नॉट बिल्ड अ कोर टीम, यू कैन नॉट सस्टेन अ कोर टीम। तो आगे का क्या प्लान है और कैसे लोगों को और इजी एक्सेस के लिए आपका क्या सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं ताकि सबको एक आपकी असिस्टेंस मिल सके? देखिए, लॉयड का जो मूल मंत्र है इज सिंपलिस्ट, कीप इट सिंपल एंड इम्पैक्टफुल। कि कोई भी सोल्यूशन हमने जब बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाना है, वो सिंपल रहे और हाई इम्पैक्ट का रहे। सेकंड, हमारा जो मूल मंत्र है वो है कंज्यूमर सेंट्रिक फर्स्ट। कंज्यूमर के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो कंज्यूमर रिपीटेडली फेस करता है, नोइंगली अननोइंगली, ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि उसको लीगल सोल्यूशन चाहिए। तीसरा, टेक फर्स्ट हम रहना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए, ऊबर का मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ। ऊबर इज़ बेसिकली राइड हेलिंग एप्लीकेशन जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एक जगह से दूसरी जगह आपको कैब ही लेके जाता है और ड्राइवर ही लेके जाती है, लेकिन ऊबर इज़ अ टेक फर्स्ट कंपनी। सिमिलरली वी ऑलवेज वांट टू बी अ टेक फर्स्ट कंपनी। अंडरलाइंग प्रॉब्लम आफ्टर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक लॉयर ही सॉल्व करेगा। सही बात है। चाहे ऑन द स्पॉट सॉल्व करे, चाहे ऑन कॉल सॉल्व करे, आफ्टर
the layer of technology, but we always want to be a tech first company so that the scalability is possible. Otherwise scalability possible नहीं है. इसको मद्देनजर नज़र रखते हुए हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि हम हर एरिया ऑफ लॉ में जो रिपीटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स निकालें. जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, मोबिलिटी सेक्टर के लिए हमने लॉयर ऑन द स्पॉट लॉन्च किया है, और जो कि हम अपनी मार्केट एक्सपेंशन से हर व्हीकल तक पहुंच रहे हैं. विल्स 24 हमने एक प्रोडक्ट बीटा लॉन्च किया है जो कि विल ड्राफ्टिंग एंड विल रजिस्ट्रेशन को एम कर रहा है B2B सेक्टर के लिए. लैला हमने लॉन्च किया है जो कि AI लीगल असिस्टेंस देता है हर एरिया ऑफ लॉ के लिए, लेकिन उसके अंडरलाइन प्रॉब्लम्स जो कस्टमर्स की हैं, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट की हो, चाहे वो लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग की हो, हम उसको डिजिटली सॉल्व करना चाहते हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक फर्स्ट. So that's the objective of Lawyer at the moment. And yes, while India में legal is very diverse, India में और scope of expansion काफ़ी ज़्यादा है, हम इन्हीं solutions को adjacent markets में भी ले जाने का plan कर रहे हैं. Adjacent markets like Middle East, like Southeast Asia and other Asian countries, and also in developed countries like US and Canada, जहाँ पे अभी भी इस तरह की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लॉट्स जो सॉल्व कर रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी ऐसे कोई सोल्यूशन वहाँ डेवलप नहीं हुए हैं, ऑल्दो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम देयर आल्सो. सो वी आर लुकिंग एट एडजेसेंट मार्केट एज वेल, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल. सो दैट्स वेयर वी वांट टू एक्सपैंड. तो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं या जिस एरिया में आप हैं, आपको लगता है कि आप अकेले ही हैं, मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसमें? देखिए, अभी हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वकील खुद है. अच्छा. अगर लॉयर्ड लॉट्स के सोल्यूशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था तो ऐसे नहीं था कि ऐसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी. पहले वकील डायरेक्टली करते थे, पर वो बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है. तो हम लॉट्स के सोल्यूशन से उस प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर कर रहे हैं. हम उन वकीलों को, लॉयर्स को अपना पार्टनर बना रहे हैं. जैसे हमने 70,000 लॉयर्स का जो नेटवर्क बनाया है, तो अंडरलाइन ऑन द स्पॉट वो वकील ही वहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. तो हमने उस कॉम्पिटिटर को अपना पार्टनर बना लिया. बिल्कुल बिल्कुल. एंड डेफिनेटली देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स जो कि इस एरिया में आने की कोशिश कर रहे हैं. मोर देन वेलकम. इट एक्चुअली ओपन्स अप द मार्केट टू एंड गिव्स द कॉन्फिडेंस. बट ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू लीड द वे इन विच वॉट एवर वी डू, चाहे वो हमारा लॉट्स का सोल्यूशन हो, चाहे वो हमारा जनरेटिव AI कॉन्वर्सेशन बेस्ड लीगल असिस्टेंट हो, जो कि इंडिया में अभी तक कोई नहीं है. जब आप आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए आपको एंट्री बैरियर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा. किसी भी प्रोडक्ट का मोड बनाने के लिए खाली टेक्नोलॉजी नहीं चलती. बिल्कुल, वो तो है ही है. टेक तो इजीली रिप्लेसेबल है. हाँ, वही. मेरा मानना ये है कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच आपकी अपनी प्लेटफॉर्म की, सप्लाई साइड पे जैसे हमने लॉयर्स का एक एम्पैनलमेंट नेटवर्क बना लिया है जो कि ओवरनाइट नहीं बन सकता. बिल्कुल. और डिमांड साइड पे आप एक्सक्लूसिव जब पार्टनरशिप बनाते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती. अब जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस में करीब इंडिया की 30-40 लीडिंग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, तो हम उनके थ्रू हमारा बैरियर बन जाता है कि वो भी कंपटीशन के लिए. हमने FADA जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, जो पैन इंडिया की सभी डीलरशिप नेटवर्क को कंट्रोल करती है, उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव नेटवर्क है कि जब भी कोई गाड़ी डीलरशिप से निकले तो हमारी लॉट्स की मेंबरशिप के साथ सिक्योर होकर निकले. इस तरह से हमने और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी हैं. लीजिंग, व्हीकल लीजिंग और व्हीकल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है. तो जब आप डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ आप एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करते हैं तो वो अपने आप में एक मोट बन जाता है. एंड जनरेटिव AI में टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट रहता है कि जितना ज़्यादा वो फाइन ट्यून हो जाता है, वो रिप्लेसेबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मतलब अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप लैला हमारा जो सोल्यूशन है, 1 लाख लोग यूज़र यूज़ कर रहे हैं उसको और वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी ओवरनाइट में. मैं सेटिस्फाइड हूँ. आपका जो एंट्री बैरियर वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है इस मामले में, क्योंकि वही बात है ना, फर्स्ट मूवर जो होता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है. लेकिन मैं बस यही जांचना चाह रहा था कि फर्स्ट मूवर का जो एडवांटेज आपके साथ है, आप उसको किस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट हिमांशु गुप्ता जी. अपने अनुभव को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा.
हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली सक्सेस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।